नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वक्त हुआ है गुड नाइट राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से ये कि शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, कल यानी 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद परीक्षा रद्द की गई है, कैंसिल की गई है, निरस्त की गई है। 18 जून को यानी कल यूजीसी नेट की यह परीक्षा हुई थी और जो गड़बड़ियां मिली हैं, जो जांच करनी है, इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है जांच करने की। यूजीसी नेट की परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। तो इस वक्त की एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हुए जानकारी दे रहे हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। यह परीक्षा कल आयोजित हुई थी, यह रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह परीक्षा रद्द करते हुए न सिर्फ सीबीआई की जांच की बात कही है। विनीत हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो विनीत, 24 घंटे के अंदर ये गड़बड़ियां सामने आते ही न सिर्फ परीक्षा रद्द की बल्कि सीबीआई को जांच भी सौंप दी। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों से जो हमें बात हो रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि शुचिता जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जिस तरह से जेईई के एग्जाम पे या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर जिस तरह से आरोप लगाए गए थे और उसके बाद जिस तरह से जो है वो नेट परीक्षा पर, यूजीसी में नेट परीक्षा पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उस गड़बड़ी की जो शिकायतें मिली हैं, उसके बाद जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने जो है उसे फिर से करवाने की जो है वो बात कर दी है। इसके साथ ही साथ जो खबर आ रही है उसके अनुसार सीबीआई जांच के भी पूरे मामले में जांच करवाने की बात जो है वो की जा रही है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि विश्वसनीयता को बनाए रखना में बहुत जरूरी है, शुचिता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुचिता की बात करते हैं, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई आरोप लगे तो उसकी पूरी तरह से जांच हो और जो भी दोषी हो उसे पकड़ा जाए। और इसी कारण जो है शिक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। किस तरह की शिकायतें आई थी, इस बारे में कुछ पता चला? और कुल कितने परीक्षार्थी, कुल कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट की एग्जाम दिया है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल में जो है 2 बार यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आयोजित में होता है। और उसके बाद जो है जो शैक्षणिक जो जिस तरह से टीचिंग के लिए जो योग्यता होती है वो क्वालिफाई करते हैं। हजारों के संख्या में जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम बात करें, साइंस के लोग शामिल होते हैं, इसके साथ ही साथ आर्ट के लोग शामिल होते हैं, पूरी तरह से जो संकाय हैं उसके लोग शामिल होते हैं, विद्यार्थी शामिल होते हैं। और उसके बाद जब उनकी पात्रता जो है वो आ जाती है, उसके बाद ही लेक्चरर के लिए नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो साफ तौर पे काफी महत्वपूर्ण में यह एग्जाम में होता है, शिक्षा से जुड़ा हुआ एग्जाम होता है। न सिर्फ छात्रों के भविष्य के लिए बात है जो इस एग्जाम में बैठते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य की भी तैयारी जो है वो इस एग्जाम के माध्यम से की जाती है। और जिसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो बैठते हैं। क्योंकि इसमें गड़बड़ी की शिकायत जो है विभिन्न सेंटरों से गड़बड़ी की शिकायत जो है विभिन्न माध्यमों से आ रही थी और उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है, इसे एग्जाम को फिर से रद्द करके फिर से करवाने का फैसला लिया है। साथ ही साथ में शुचिता को बनाए रखने के लिए या फिर पूरी तरह से मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई जांच के भी आदेश जो है वो दिए गए। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां अरनोद उपखंड के कनाड़ गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां पर आज एक सामाजिक कार्यक्रम में भोजन के बाद बच्चों समेत 40 से 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इन लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद सभी को अरनोद चिकित्सालय में भर्ती किया गया। सूचना पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा भी अरनोद पहुंचे और मामले की जानकारी ली। यहां से 5 बीमार लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं खाद्य विभाग की टीम कनाड़ पहुंची और खाने का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया गया।
कोटा ग्रामीण के इटावा कॉलेज के छात्रों ने कोटा विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म में हुई बढ़ोतरी को कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया है। इसके बाद छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन छात्रों ने कहना है कि कोटा विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। राजस्थान में दूसरा विश्वविद्यालय है जहां सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। पहले पूरे साल की फीस ली जाती थी, वो अब 2 अलग अलग सेमेस्टर में वसूली जा रही है। ऐसे में छात्रों को ज्यादा फीस चुकानी पड़ रही है। छात्र फीस को यथावत करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अलवर शहर में वैशाली नगर थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश किया है और इस गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से ब्लैकमेल करके पैसे हड़पने के मामले में राहुल, सुनील और केदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मुकेश कुमार एमनी गश्त में थे, उनको दौरान गश्त सूचना मिली कि सूर्यनगर मोड़ पर 3 लड़के व्हाट्सएप पे अश्लील वीडियो बनाकर भेजने का काम करते हैं जो बैठी हुई है। इस सूचना पर मुकेश कुमार वहां पर पहुंचा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को आगामी मानसून में मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम को लेकर अलर्ट किया है। स्वास्थ्य भवन में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों को लेकर बैठक में उन्होंने कहा कि जुलाई में मानसून आने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसमी बीमारियों से बचाव, अतिवृष्टि की स्थिति में जलभराव, चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक मरम्मत कार्यों समेत आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर की जाएं। चिकित्सा मंत्री ने संयुक्त निदेशक, जोन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर तैयारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में दवा, जांच, उपचार समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जितने भी हमारे जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, CMHOs हैं, PMOs हैं, उनसे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उनको ये निर्देश दिए गए कि आप लोग पूरी तैयारी रखो। उसके अंदर एक तो जितनी भी दवाइयाँ हैं, आपके जितने भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, जो आपको ये लावा जो है जिससे आपके डेंगू, मलेरिया ये जो होती है और वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है उसके लिए आप पूरे प्रिपेयर्ड रहें। राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड का भंडाफोड़ करने वाले हनुमान को अब भी इनाम का इंतजार है। अपहर्ताओं के छिपे होने की पुलिस को पुख्ता सूचना देकर राजेंद्र मिर्धा को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में हनुमान ने अहम भूमिका निभाई थी। सरकार ने हनुमान को 2.5 बीघा जमीन इनाम में देने का ऐलान भी किया था, मगर उस जमीन के लिए हनुमान अब भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपनी जमीन हासिल करने के लिए हनुमान ने बीजेपी कार्यालय में भी इंसाफ की गुहार लगाई है और बीजेपी पदाधिकारियों ने हनुमान को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। तो मंत्री झावर सिंह खर्रा बोले हैं, हनुमान से किया गया वायदा सरकार जरूर निभाएगी। सरकार द्वारा सारा लेटर दे दिया, लेकिन उस जमीन ने मुझे आज तक जमीन नहीं दी। पट्टा जारी JDA की थी, रिश्वत दो। सचिव साहब है, उसको भी मैंने ले जाकर फाइल बता दी तो उन्होंने देख कर कहा भाई इसको काम करो, पर आज दिनांक तक नहीं कर रहे। जो भी प्रकरण है, राज्य सरकार ने अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई वादा किया था तो निश्चित रूप से वो वादा पूर्ण होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उसे न्यूनतम दर पर कुछ भूमि का आवंटन हुआ था, पट्टा जारी हुआ था। उसके बाद अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई दूसरा कोई प्रकरण आया होगा तो पूरे प्रकरण की जांच करवाकर उसके हितों की रक्षा की जाएगी। उसके जो भी हित हैं हम निश्चित रूप से उसे उसके हित वापस लौटाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। सरकारी घोषणाएं कागजों में दफन होकर किस तरह लाल फीताशाही का शिकार हो जाती है, हनुमान का प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है। राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के बाद सूबे में 6 सरकारें बदल गई, मगर आज भी हनुमान को उसके इनाम का इंतजार है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कौन साधारण आदमी अपनी जान को जोखिम में डालकर इंटेलिजेंस इनपुट देने की हिमाकत करेगा जब सरकार का रवैया ही ऐसा हो। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागीय अधिकारियों को रोजाना जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 1 घंटा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही इसकी जानकारी अपनी नेम प्लेट के नीचे लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जरूरी काम होने की स्थिति में दूसरे अधिकारी को नामित करना होगा। इसकी जानकारी अपने कार्यालय के बाहर चस्पा करें, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही कहा कि लोगों को उपखंड स्तर के काम के लिए जिला स्तर या फिर राज्य स्तर तक ना आना पड़े। यह सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता के सभी काम तय समय और गुणवत्ता के साथ संपन्न हो। लाइसेंस नवीनीकरण प्रमाण पत्र जैसे कार्यों का निपटारा तय समय में नियमित समीक्षा के जरिए सुनिश्चित किया जाए, कोई भी समस्या लंबित ना हो। आज दुनिया भर में सिकल सेल डे मनाया गया और सिकल सेल डिजीज एक दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी में मनुष्य के रक्त की कोशिकाएं जो कि साधारणतः गोल होती हैं, वो हस्या सिकल के आकार में हो जाती हैं। इससे शरीर में रक्त के प्रवाह को ये प्रभावित करती हैं। ये भारत में मुख्यतः ट्राइबल एरिया में ज्यादा पाई जाती हैं। केंद्र सरकार ने 2047 तक भारत को सिकल सेल डिजीज से मुक्त करवाने का बीड़ा उठाया है। 19 जून के दिन को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे मुहिम की तरह चला रखा है। एम्स जोधपुर भी इसमें योगदान कर रहा है। सेल डिजीज एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो मनुष्य को जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं साधारणतः वो गोल होती हैं, पर इसमें विकृत होकर वो सिकल हंसिया के आकार में हो जाती हैं। जब हंसिया के आकार में होती हैं तो इनका जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो रुकावट पैदा करता है और उसकी वजह से ये टूट जाती हैं या फिर और ब्लड को फ्लो होने से बचाती हैं। महेश्वरी समाज ने शनिवार को महेश नवमी को माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस के रूप में मनाया और इस मौके पर समाज बंधुओं की तरफ से शाही लवाजमे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शिव बारात और समाज के 72 उमरावों से सुसज्जित संदेशप्रद झांकियां देखने को मिली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन उत्सव में हुआ। संगठन की स्थापना के 100वां साल होने के कारण शताब्दी समारोह अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भीलवाड़ा में हर्षोल्लास से निर्जला एकादशी का पर्व मनाया गया। इस दौरान बालाजी मंदिर में नौका विहार और शीत मनोरथ का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर जी का स्वागत कराया गया। साथ ही बाबा बर्फानी के तर्ज पर बालाजी का बर्फ से श्रृंगार किया गया। निर्जला 11 पर पेज के बालाजी में भव्य आयोजन रखा गया है, नौका विहार कराया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से ठाकुर जी को नौका विहार किया जा रहा है। कुंड बनाया गया है, राम परिवार के सामने कुंड बनाया गया है, ठाकुर जी इसमें विराजमान है और नौका विहार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर साल इस प्रकार का आयोजन कराया जाता है और भक्तों को इस दिन का इंतजार रहता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि बाबा बर्फानी के तर्ज पर देखिए किस प्रकार से पेच के बालाजी को बर्फ का श्रृंगार लगाया गया है। शीत लहर है जो कहीं ना कहीं बालाजी को प्राप्त हो सके। निर्जला 11 पर यह आयोजन किया जाता है। हमारे साथ पंडित आशुतोष जी शर्मा है, इनसे बात करेंगे कितने सालों से किया जा रहा है और आज क्या क्या आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव को लगभग 11 वर्ष आज पूरे हुए हैं। ज्येष्ठ मास की तपन से राहत के भाव के अनुरूप हनुमान जी महाराज को बर्फ में विराजित कर बाबा अमरनाथ जी तर्ज पर दर्शन होंगे। श्री राघवेंद्र सरकार सन्मुख यमरा भाव से शुभ मुहूर्त में जल टैंक बनाकर विभिन्न जड़ी बूटियों का विभिन्न पवित्रों का जल पधराकर 15,000 लीटर जल का टैंक बनाया गया है। हर साल इस प्रकार का आयोजन पेज के बालाजी में किया जाता है, जिसका इंतजार भक्त हर साल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। बजट पूर्व बैठक में चिरंजीवी को सदी की सबसे असफल योजना बताने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कड़ा पलटवार किया है। गहलोत ने डॉक्टरों पर झूठ बोलकर अच्छी योजना और मेडिकल के पवित्र पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस सरकार की मुफ्त इलाज योजना पर बवाल। डॉक्टर्स ने चिरंजीवी को बताया अव्यवहारिक, असफल। उनकी योजनाओं में ज्यादा कोई दम न था और अब भी हम परीक्षण कर रहे हैं, कोई दम मिल नहीं रहा। आरोपों पर भड़के अशोक गहलोत।
योजना न होती तो बिक जाते लोगों के घर। जिस योजना में सूबे के बाशिंदों को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हासिल थी, उसे निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने सदी की सबसे अव्यावहारिक और असफल योजना करार दिया है। एक डॉक्टर ने तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर्निया सर्जरी मुंबई में होने का भी हवाला दिया, जिसके बाद शायद भजनलाल सरकार को चिरंजीवी पर हमलावर होने का नैतिक बल हासिल हो गया। व्यक्ति कोई दूसरे प्रदेश में जाकर के और अच्छा इलाज लेने की बात करे तो उसको उस योजना का लाभ मिलता नहीं था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम इसका आयुष्मान भारत करेंगे और 25 लाख तक की इसकी सीमा होगी, जो भारत सरकार की आयुष्मान योजना से क्लब करके उसकी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की। गृह राज्य मंत्री सवालिया लहजे में पूछते हैं कि अगर चिरंजीवी योजना इतनी ही कामयाब थी तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी हर्निया की सर्जरी के लिए मुंबई क्यों जाना पड़ा? जब इतनी अच्छी उनकी योजना होती तो माननीय अशोक गहलोत जी मुंबई में जाके अपना इलाज करा रहे। छोटा सा ऑपरेशन हर्निया का, अपने ही यहाँ डॉक्टरों पे विश्वास कर लेते, अपने डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता, उनको अच्छा लगता कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का हम सही तरीके से इलाज कर पा रहे हैं। चिरंजीवी और गहलोत की मुंबई में सर्जरी पर बुधवार को पूर्व सीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, कल बजट पूर्व चर्चा में किसी डॉक्टर द्वारा मेरे ऑपरेशन पर तथ्यात्मक रूप से गलत बयान मीडिया के माध्यम से जानकारी में लाया गया है। मेरा हार्निया का ऑपरेशन फरवरी 2019 में हुआ था, जबकि चिरंजीवी योजना मई 2021 से शुरू हुई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि चिरंजीवी योजना जनता के लिए बेहद हितकारी थी। वर्तमान भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को बंद करके जनता के हितों पर भारी कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से भाजपा का ये फैसला, भाजपा सरकार का ये फैसला जनहित के विरुद्ध है। आपको बताते चले कि 18 जून को निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक हुई थी, जिसमें बजट को लेकर डॉक्टर से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस बैठक में डॉक्टर्स ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की लाई गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को इस सदी की सबसे अव्यावहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना बताई थी। गौरतलब है कि चिरंजीवी में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद हालांकि चिरंजीवी योजना को बंद नहीं किया गया है, लेकिन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया गया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज कवर होने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली में एक गोलीकांड हुआ, आप सब जानते हो कौन सा गोलीकांड है। अब उसी की खबर आपको दिखाएंगे। अठारह जून की रात दिल्ली के राजौरी गार्डन में हुए गोलीकांड ने नेशनल कैपिटल को हिलाकर रख दिया। इस दौरान गैंगवॉर में कुल 38 राउंड फायरिंग हुई। हमले के लिए आए 3 शूटर्स में 2 ने रेस्टोरेंट में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस दौरान मरने वाले एक शख्स के साथ जो लड़की थी वो फरार हो गई है। इस क्राइम को लेकर अब हनी ट्रैप के एंगल से भी जांच शुरू हो गई है। चौदह गोलियों के बदले 38 गोलियों से बदला। दिल्ली शूटआउट में हनी ट्रैप का एंगल। गैंग वॉर का नया चैप्टर, लॉरेंस वर्सेस भाऊ गैंग। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 18 जून की रात कितनी गोलियां चली, इसका सही अंदाजा किसी को नहीं, लेकिन जिसके इशारे पर यह शूटआउट अंजाम दिया गया उसका दावा यह है
सोशल मीडिया पोस्ट में राजौरी गार्डन शूटआउट को अंजाम देने वाले भाऊ गैंग ने 40 गोलियां दागने का दावा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा इतना भर नहीं है, भाऊ ने धमकी दी है कि आगे ऐसे खूनी कोहराम होते रहेंगे, क्योंकि भाऊ गैंग की जानी दुश्मनी जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है उसके गुर्गों को वो चुन चुन कर सफाया करेगा। जाहिर है ये गैंग वॉर का नया और थ्रिलर चैप्टर शुरू हुआ है, जिसमें फिलहाल हिमांशु भाऊ गैंग भारी पड़ रहा है। मंगलवार की रात जिस अंदाज में भाऊ गैंग ने बर्गर आउटलेट पर हमला किया, उसने पूरी दिल्ली को दहला दिया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट के भीतर 3 हमलावरों ने फायरिंग कर एक आदमी की हत्या कर दी। राजौरी गार्डन गोलीकांड मामले में मृतक का नाम अमन बताया गया है। पुलिस के मुताबिक अमन अशोक प्रधान गैंग से ताल्लुक रखता था। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2020 में नीरज बवानिया के रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या की मुखबरी का आरोप अमन पर था। गोलीकांड के वक्त अमन के साथ एक महिला भी मौजूद थी, जो गोलीबारी के बीच मौका वारदात से फरार हो गई। सूत्रों का दावा है कि मृतक की महिला दोस्त उसका पर्स, आईडी कार्ड और मोबाइल लेकर फरार है। इसलिए पुलिस गोलीकांड में हनी ट्रैप एंगल से भी जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस ने गोलीकांड के बाद मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया है। डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, AATS, उन सबको यहाँ पे मोबिलाइज करा गया। पहुँचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है, जिसके जरिए पुलिस सुराग तलाशने में जुटी है। हालांकि खुद को गोलीकांड का मास्टरमाइंड बताने वाले हिमांशु भाऊ पुलिस की पकड़ से बहुत दूर पुर्तगाल में बैठा बताया जाता है। हिमांशु भाऊ की क्राइम कुंडली खंगालने पर हैरत अंगेज बातें पता चलती हैं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव का रहने वाला है। साल 2020 में 17 साल की उम्र में हिमांशु ने मामूली झगड़े में अपने ही गांव के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। गोलीबारी के बाद हिमांशु गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो नाबालिग था, इसीलिए उसे हिसार के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जहां वो बाल सुधार गृह से फरार होकर नीरज बवानिया गैंग और बाली गैंग से जुड़ गया, जिनकी मदद से हिमांशु भाऊ भारत से दूर पुर्तगाल भागा। फिलहाल भाऊ की लोकेशन अमेरिका भी बताई जाती है। हिमांशु भाऊ ने कम उम्र में जरायाम की दुनिया में बड़ा नाम बना लिया है। हिमांशु भाऊ को पंजाब के गैंगस्टर बम्बिया के साथ साथ हरियाणा के गैंगस्टर नीरज बवाना, नवीन बाली और उनके गिरोह का भी समर्थन मिला हुआ है। हिमांशु भाऊ की दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई और उसके सिंडिकेट से है, जबकि हिमांशु के गिरोह के 2 खास गुर्गे साहिल कादियान और योगेश कादियान विदेश में बैठकर अपने गुर्गों की मदद से हरियाणा और दिल्ली में क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले महीने मई में हिमांशु भाऊ के गैंग ने सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ियों के डीलर से 5 करोड़ रंगदारी वसूलने की कोशिश की थी। हिमांशु भाऊ के शूटरों ने उन्हीं दिनों एक कार शोरूम पर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। फिरौती की धमकी देने के साथ हिमांशु भाऊ के शूटर हमले में देर भी नहीं लगाते। राजौरी गार्डन की वारदात हिमांशु भाऊ के बढ़ते खौफ का नमूना भर है, क्योंकि विदेश में बैठा गैंगस्टर पूरी तरह से बेखौफ होकर अपने दुश्मन गैंग से बदला लेने की धमकी दे रहा है। यशराज फिल्म्स द्वारा बनाई जा रही फिल्म महाराज का विरोध अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस फिल्म के विरोध में आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्टि मार्ग तृतीय पीठ प्रन्यास द्वारकाधीश मंदिर का गोस्वामी परिवार सड़क पर उतरा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। गोस्वामी वेदांत कुमार ने बताया कि लगातार फिल्मों का एक वर्ग हिंदू समाज सनातन धर्म को निशाना बनाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो गत 5000 वर्षों से इस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म पे जो आघात आक्षेप लगाए जाते हैं, अब आपने प्रश्न पूछा कि महाराज फिल्म से क्या आपत्ति है, तो 1862 का ये केस है जिसके ऊपर से फिल्म बनी हुई है, जिसमें पुष्टि मार्ग और सनातन हिंदू धर्म पे आघात किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो मंगल पांडे भी ब्रिटिशों के हिसाब से वो भी बागी थे, वो भी गलत थे, परंतु हम सभी जानते हैं कि मंगल पांडे ने भी जो 1857 में सिपाही म्यूटिनी जो हुआ
वो कितना जरूरी था। गुड नाइट राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।